नमस्कार दोस्तों। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जो सीसैट में प्रश्न आए हुए हैं यूपीपीसीएस में, उसको हम देख रहे थे और इस कड़ी में ये लास्ट वीडियो होगा इस सेगमेंट का, क्योंकि इसमें 19 और 20 दोनों के प्रश्नों को हम देख लेंगे अच्छे से। तो पहला प्रश्न है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो जो संप्रेषण प्रतिभागी होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में जो पक्ष होते हैं, जिनके बीच कम्युनिकेशन होता है, का चयन जो प्रभावित होता है, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, इन सारे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है। अब शब्दों पर थोड़ा गौर करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि दरअसल प्रभावित का मतलब क्या हो। मतलब प्रभावित, उपयोगिता, जैसा उपयोगिता होगा एक दूसरे के बात करने संप्रेषण की, उस हिसाब से बात करेंगे वो लोग, मतलब कम्युनिकेशन उस हिसाब से स्टैब्लिश होगा। और सानिध्य और अकेलापन, तो ये सब सारे भी उसी तरह से सोचेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है आंसर इसका। नेक्स्ट, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। अभी इससे पहले एक आया था जिसको हमने क्या देखा था, एक कोई शब्द आया था जिसमें हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। तो क्रायोनेसिक्स के उसको जाना जाता था, काइनेसिक्स। मैं फिर से बोलता हूँ, हाव भाव का संप्रेषण काइनेसिक्स के से संबंधित है। जबकि अभी जो क्वेश्चन इसमें आया है ये क्या है, एक तरीके का ये है, लिखा हुआ कालिक संप्रेषण का अध्ययन। तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। तो प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अवरोधक का जो काम करता है, ऑब्स्टिकल्स का, वो काम करता है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और संतावना प्रदायी टिप्पणियाँ। तो ये सब सारे जो होते हैं प्रभावी संप्रेषण में क्या होता है, अवरोधक होता है। जबकि संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा ये सब अवरोधक नहीं, एक तरीके से सकारात्मक होता है। सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया, रक्षात्मक अभिवृत्ति या फिर व्यक्तिगत कथन, नज़र मिलाना, सरल वर्णन, ये सब सारी चीज़ें प्रभावी संप्रेषण के एक तरीके से सहायक का काम करते हैं प्रभावी संप्रेषण में। नेक्स्ट, जन प्रवाद, यानी कि जन प्रवाद को ग्रेप वाइन भी कहते हैं। तो याद रखना है, जन प्रवाद मतलब ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता है जन प्रवाद की उसको देख लेते हैं। इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है। और लास्ट में है कि यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। व्याख्या भी देख लेते हैं। जन प्रवाद में किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। जन प्रवाद किसी प्रबंधक द्वारा नियंत्रित नहीं होता। तो ये भी बात याद रखना है कि जन प्रवाद जो होता है किसी प्रबंधक द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यही तो विकल्प सी में लिखा हुआ था, जिसके कारण गलत हो गया कि यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है ना, ये गलत है। नेक्स्ट, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है तो समकालिक होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया, आमने सामने का संप्रेषण समकालिक होता है। नेक्स्ट, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही है वो सारा सही है, तो मैं पढ़ देता हूँ। समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख जो प्रकार होते हैं, तो यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है और यह निर्णय लेने को सहज भी बनाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। मैं फिर से व्याख्या पढ़ता हूँ और स्पष्टीकरण हो जाएगा और रिवीजन भी। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के कार्य, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, यह संप्रेषण निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। तो द्विक जो है एक संप्रेषण का अन्य नाम है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना सारा दे रखा है। अब इसको पढ़ने से अच्छा है कि अभी छोड़ते हैं। बस एक बात खाली देख लेते हैं। संप्रेषण में जो एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था, संप्रेषण में जो लास्ट चरण होता है प्रतिपुष्टि होता है। प्रथम चरण क्या होता है, ये कूट होता है, कूट प्रबंधन। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रमाक के प्रकार निभाए जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं अब।
अच्छा, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। जैसे कौन, मतलब कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किससे कहता है, किस प्रभाव से कह रहा है, मतलब प्रभाव क्या पड़ रहा है। किससे का मतलब जो श्रोता हुआ, और किस माध्यम से मतलब संचार का माध्यम क्या है, और क्या कहता है मतलब संदेश क्या देना चाहता है। कौन का मतलब जो प्रेषक है। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। स्रोत का मतलब स्रोत का जो अवयव है वो प्रत्येक व्यक्ति होता है संचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रंग विधा का प्रयोग किया जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, उसको अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रशासक में अंतर्वैयक्तिक क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा तो अच्छा प्रशासन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। तो संदर्भ जो होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वही अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब 2020 यानी कि लास्ट जो है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। संगठनात्मक अच्छा ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी मैं इसको आराम आराम से ही बोलूँगा, क्योंकि 20 वाले कई बार ऐसा होता है कि इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा वही क्वेश्चन आ गया हो। तो देख लेते हैं अच्छे से। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक अवरोध की अगर बात करें तो अर्थात्मकता रहती है, छवि प्रबंधन भी रहती है अवरोध के रूप में, और अनुग्रहण भी रहती है। जबकि प्रजाति केंद्रिता जो होता है, प्रजाति केंद्रिता, ये अवरोध नहीं उत्पन्न करता है संगठनात्मक संप्रेषण में। नेक्स्ट देखते हैं। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। तो संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अशाब्दिक संचार के 3 भेद माने गए हैं। क्या क्या? अशाब्दिक संचार के 3 भेद जो माने गए हैं वो हैं काइनेमिक्स, मेरा संचार और पैरालिंग्विस्टिक्स। तो ये 3 संचार माने गए हैं। ये यहाँ पर बता रहा है अशाब्दिक संप्रेषण जो व्याख्या है उसमें। आगे, अशाब्दिक संचार सही तरीके से किए जाए और इनका अर्थ ग्रहिता तक ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए तो संभव है कि फीडबैक अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। इसलिए अशाब्दिक संचार प्रणाली जिसका एक अंग मेटा संप्रेषण है में निष्कपटता का सर्वोत्तम अंश पाया जाता है। इस संचार प्रक्रिया में चापलूसी का अभाव भी पाया जाता है तथा संचार की यह प्रणाली मशीनी या कंप्यूटर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये किसके बारे में बता रहा था? संप्रेषण निष्कपटता को स्पष्ट कर रहा था। और ये अशाब्दिक जो भेद हैं, अशाब्दिक संचार के भेद जो हैं, उसके अंतर्गत ये बातें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना, यही है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। व्याख्या पढ़ देता हूं तो और स्पष्टीकरण होगा। सहकर्मियों के प्रति रक्षात्मक हो जाने पर विवाद बढ़ने की आशंका रहती है, अतः सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्दों को तितर बितर करने की सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। नेक्स्ट, सामीप्य को बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। तो प्रोक्सेमिक्स से संबंधित क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या होता है? तो सक्रिय श्रवण। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन शायद 13-14 के पास था, क्या 13-14 वाले ईयर में था। तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? सक्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव लिसनिंग जो होता है वो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक तत्व है, मुख्य तत्व है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व विसंवेदीकरण है। अमूर्त संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। सक्रिय श्रवण प्रभावी संप्रेषण नहीं है। अच्छा क्या लिखा? सक्रिय श्रवण प्रभावी संप्रेषण नहीं है। आत्म केंद्रित विशुद्धिकरण आत्मनुशासन की प्रतिक्रिया है। तो ये पता नहीं क्या 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 लिखा है। सीधा सीधा याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व सक्रिय श्रवण होता है। और यही क्वेश्चन एक बार और पूछा, 1 या 2 बार शायद। तो बस एक्टिव श्रवण यानी कि लिसनिंग प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितियों से संबंधित है? तो पार्श्विक संप्रेषण जो होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? पार्श्विक संप्रेषण जो होता है, हॉरिजॉन्टल को तो क्षैतिज बोलते हैं। पार्श्विक संप्रेषण जो होता है संगठनात्मक परिस्थितियों से संबंधित होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषिक संकेत हैं? तो स्वर संबंधी जो क्षेपण होते हैं, ऐसा हिंदी लिखा है,
मतलब कि स्वर संबंधी जो बातें होती है, तो उसी में बोल रहा है कि संप्रेषण में पारिभाषिक संकेत होते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो चक्र प्रकार का जो संप्रेषण होता है उसके बारे में ये बातें सही साबित होती हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा व्याख्या पढ़ देता हूँ। संप्रेषण का वह प्रकार जो संप्रेषक से प्रारंभ होकर पुनः संप्रेषक पर ही समाप्त हो चक्र प्रकार का संप्रेषण कहलाता है। तो ये चक्र प्रकार के संप्रेषण की परिभाषा है। इसमें नेतृत्वकर्ता के उद्भव की संभावना होती है तथा समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उधर्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? तो निस्पंदन जो होता है उधर्वमुखी मतलब कि वर्टिकल संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो सकारात्मक श्रवण का रूप है नैदानिक श्रवण, प्रानुभूतिक श्रवण, परावर्तित श्रवण, जबकि निर्णयात्मक श्रवण जो होता है वो सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो द्विक आद्य प्रारूप जो है ये बाधा नहीं है विकल्प के हिसाब से। तो अब इसका पता नहीं इंग्लिश क्या होता है, मैं अन्य जो नहीं जो है ना उसके बारे में पढ़ देता हूँ, इससे और स्पष्ट हो जाएगा दरअसल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो बाधा है कौन कौन? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ये सब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करता है संबंधित संप्रेषण, सोर्स से संबंधित संप्रेषण में। तो विकल्प सी इसका ऐसे आंसर है। थोड़ा सा व्याख्या भी देख ही लेते हैं, नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। तो प्रतिपुष्टि द्वारा जांच की जा सकती है, यानी फीडबैक द्वारा जांच की जा सकता है कि कैसा संप्रेषण हुआ, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पराविभागीय समितियां रूप है, तो पार्श्विक संप्रेषण का रूप है। देखिए पार्श्विक संप्रेषण से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके क्वेश्चन को जब दोबारा तिबारा देखेंगे तो चीज़ें आ जाएगी। पहली बार में हो सकता है कि समझ में ना आए, लगे पता ही नहीं चलेगी क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा हूँ, लेकिन जब 2-3 बार सुनेंगे तो सब दिमाग में आ जाएगा। ये कम्युनिकेशन का चीज़ है एक तरीके का, तो मन के अंदर समाता है। मैं फिर से लास्ट में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पार विभागीय समितियां रूप है, पार्श्विक संप्रेषण का रूप है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। वही चीज़ व्याख्या में लिखा हुआ है। यहाँ तक आपका समाप्त हुआ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतना तक पेशेंस से सुने आप। वीडियो में क्या सुधार की संभावना है और मुझे क्या परिवर्तन करने चाहिए, आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा, मैं इंतजार करूँगा। और हाँ, शेयर कर दिया कीजिए कभी कभी, तो इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नए नए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू आपको फिर से।